जय हिंद दोस्तों। जल वाला ही हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे और इसी का आधा भाग पढ़ चुके थे और आधा हम लोग को पढ़ना बाकी था। हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे। चलिए, इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसे भी नोट करना है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर है। इसकी प्रचुरता में विभिन्नता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पित वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागर में चक्रण द्वारा निरंतर गति करता है। जैसे कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र भी कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने के लिए, धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में करता है। जल कृषि, उद्योग तथा बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग करता है। जल स्रोत के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण को अब देखेंगे। मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलें की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर। अब इसमें पढ़ेंगे जल उपलब्धता की समस्या, इसके बारे में जानेंगे। विश्व के कई प्रदेश में जल की कमी है, मतलब जहाँ जल आसानी से नहीं मिलता है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। जैसे राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत होती है, उसमें जल प्रवाहों की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल की अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विभिन्नता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। किसी भी चीज का अति करने पर उसका नुकसान भुगतना ही लोगों को पड़ता है। चलिए, जल संसाधन का संरक्षण, मतलब जल को संरक्षण कैसे करें, इसके बारे में देखेंगे। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसार के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है तथा इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव जल के प्रमुख संदूषक है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और कीटनाशी जल को प्रदूषित कर देता है। इसमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाता है। इन प्रदूषण को जल निकायों में छोड़ने से
पूरे बहिस्रावों को उत्पन्न विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषण हो सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी चाहिए। अधिक प्रभावी है वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि उपयोग होती है। सबसे अच्छा सिंचाई विधि ड्रिप वाला है, जो कि हम लोगों के गांव में अब देखा जाता है और वहाँ के लोग भी करते हैं, हमने भी देखा है। हम भी जो पौधा लगाते हैं उसके नीचे पानी को इसी प्रकार ड्रॉप विधि का प्रयोग करते हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाने बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है, मतलब इस प्रकार से जल को बचाया जा सकता है। चलिए पहले कुछ इम्पोर्टेंट इसका देख लेते हैं। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना जल वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का दर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन, ये क्या होता है? स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी हैं। भारत की पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, भारत की पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जेसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने नष्ट किया कि रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है। उसकी जो टीचर थी वह बताती है कि रेशम जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो कीड़ों से। रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक भिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, मतलब डेली यूज के लिए प्रयोग करते हैं। प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायु मंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। ये स्थल मंडल हो गया, ये वायु मंडल हो गया
और ये स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और तीनों को मिलाकर ये हो गया, ये हो गया जयमंडल। चलिए फिर से एक और बार बताते हैं। ये वाला हो गया स्थल मंडल, ये हो गया जल मंडल, इधर हो गया वायुमंडल, और तीनों को मिलाकर हो गया जयमंडल। क्लास 7 में हम लोग जयमंडल को देखे थे। चलिए, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। हम लोग सभी एक दूसरे पर आधारित होते हैं, उसे परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, मतलब हम लोगों के रहने के लिए आवास मतलब घर होता है। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। पौधों को उगाने के लिए पौधों को हमें उगाने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? मृदा की सुरक्षा रक्षक मेखला के रूप में कार्य करता है। भूमिगत जल के संग्रह में सहायक करता है। हमें फल, टैटिकस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे, कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग में उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज है उसको भी देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिन, एसारपिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, इसके अपमार्जक उपरांत गिद्ध की किडनी खराब होने के कारण ये मर गया। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किया गया तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए हैं। पहले जो पशु मरते थे उनको दवाई दी जाती थी। उस दवाई का नाम डेक्लोफिन था, जिसको गिद्ध खाते थे। तो गिद्ध भी आज के डेट में विलुप्त में से हो चुके हैं, क्योंकि गिद्ध की भी किडनी खराब हो गई है, इसीलिए वो मर रहे हैं। इसीलिए डेक्लोफिन नाम की दवाई को प्रतिबंध लगा दिया गया है। और गिद्ध को पर्यावरण में सुरक्षित करने के लिए माना जाता है। चलिए, वन्य जीव के अंतर्गत तंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल, चलिए इसे भी अंडरलाइन करना है। वन्य जीव के अंतर्गत तंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप आते हैं। इससे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होता है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। जो मधुमक्खी का पालन मुजफ्फरपुर के बोचहा नामक गांव में किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर में इसका महीना होता है, क्योंकि फरवरी के समय में सरसों का फूल, जो लीची का फूल लगता है, उसी से वह अपने शहद बनाती है। हम लोग क्लास 3 में पढ़े थे। फूलों के परागण में मदद करती है कौन? मधुमक्खी। और परितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती है। सभी चिड़िया केवल कीटे ही नहीं खाती हैं, ये भी बात ध्यान रखना। और
अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध जो है केवल मृत पशु पक्षियों को ही खा के अपना पेट भरता है और यह पर्यावरण को साफ करता है। देखिए, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाते हैं कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसीलिए भगवान ने जो भी बनाया है वो सोच समझ कर बनाया है। प्राकृतिक वनस्पति का विवरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के प्रमुख प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। वन, घास। देखिए, वनस्पति के प्रमुख 4 वर्ग: वन, घास, स्थल और गुल्म और ट्रुडा। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार वन्य प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं। सामान्य में छोटे आकार और वृक्ष जहाँ पर ज़्यादा धूप न पड़े, ज़्यादा बारिश न हो तथा मौसम संतुलित रहे, ज़्यादा ठंडी भी ना पड़े, वहाँ पर घास भी उगेंगे अच्छे खासे, फसल भी अच्छे खासे होंगे, वृक्ष भी अच्छे खासे होंगे, जिससे ये वृक्ष विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। जिस पर का ठंडे एथी गर्म रेगिस्तान जो है राजस्थान का, वहाँ पर कंटीले पौधे उगते हैं ताकि वो अपने जल को कांटों के माध्यम से, पत्तियाँ रहेगी तो उन्हें जल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उसकी जगह कांटे ही उग जाते हैं। जैसे कैक्टस का पौधा, और उसी कैक्टस के पौधे को यदि दूसरी जगह जहाँ मौसम संतुलित रहता है वहाँ यदि हम ले आकर लगा देते हैं तो हरी भरी पत्तियों में बदल जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। जो सूखा सपाट एरिया है वहाँ के जो पौधे हैं वो ऊपर से ज़्यादा नीचे की जमीन के नीचे ज़्यादा गहराई तक फैलते हैं। कंटीली झाड़ियों का गुल्म कहते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोम सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेश की टुंडा वनस्पति। कौन सी? शीत की टुंडा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है, मतलब वृक्षों को काटा जा रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुलना आवश्यकता है। ऐसे ही भारत की आज नंबर 1 पे जनसंख्या पहुंच गई है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से अभी दूसरे नंबर पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण।
वह हमारी संपदा है। पौधे और जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतु के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। अभी हम लोग पेड़ पौधे ज़्यादा काट देंगे तो जंतुओं के रहने के लिए जो उनका घर है वो नष्ट हो जाएगा। तो जंतु कहाँ आएंगे? हमारे घर में आ जाएंगे। और क्या, जब जंतु के रहने के लिए घर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? जब हम लोग को रहने के लिए घर नहीं रहेगा तब हम लोग कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे। जंगल में पशु पक्षियों को उनके रहने के लिए घर नहीं रहेगा। जो मनुष्य काट देंगे तो वो सामान्य क्षेत्र में आ जाएंगे। इसीलिए हम पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना है। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन्न हैं, मतलब जीव जंतु आवास नष्ट होने के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पे हैं। लुप्त होना मतलब खत्म होना। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारण है। दावानल, जंगल की आग, ये सबसे भी नष्ट हो रहा है और मानव के द्वारा तो नष्ट हो ही रहा है। प्राकृतिक कारण है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना। लोग जानवर का शिकार भी करते हैं, इसीलिए भी जानवर खत्म होते जा रहे हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति, ये इस प्रकार है। देखिए यहाँ जब भूकंप आया था तो हाल क्या हो गया था अंडमान निकोबार में। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण तो वे लुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों के स्कूल को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वे विभिन्न जातियों के निवास का अवलोकन कर सकते हैं, मतलब उनको पता चलेगा कि कौन सा जीव जंतु किस प्रकार रहता है, उनके रहने की क्या सुविधा है, इनके बारे में बच्चे देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परिवर्तनों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारते और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। भारतीयों को इन जीवों को नहीं मारना है, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, हिरण हो गया, सारंग हो गया और मोर। मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी NCRT द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जाति की सूची इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने का प्रतिबंध लगाया गया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण
प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। मतलब हम सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नहीं काटना चाहिए, ना ही जानवरों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। जैवमंडल निश्चय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, हाथियों का झुंड वहाँ। The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इनके जीवन का कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 प्रजातियां और पौधे के 28,000 जातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो इनके उदाहरण हैं। अब आगे क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।